हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये बैक टू बैक हमारी वीडियो जो आ रही है ये क्लास 10th के ऊपर आ रही है, जिसमें बोर्ड एग्जाम 2026 के प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट यानी तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए और बेहतर ढंग से अपने मार्क्स को बढ़ाइए। ठीक है, ये बहुत कम समय में कैसे बढ़ेगा ये आप निरंतर हमारे चैनल के माध्यम से विजिट कीजिए और हम बैक टू बैक वीडियो आते रहेगा और इन चीज़ों को देखिए और चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम है भी नहीं, आपको अप्रॉक्स 3 महीना का समय है और 3 महीना में हमने आपको हम अपनी तरफ से बोल रखा है स्टूडेंट को कि हम टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव है इन ऑब्जेक्टिव को अपने चैनल के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आज का टॉपिक है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला यानी मध्य बिंदु सूत्र। नहीं, अब दो बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, कहता है उसका बीच वाला निर्देशांक कितना होगा, बीच वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, वह निकालने के लिए कहता है। जनरली हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट यानी के निर्देशांक बराबर यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, जैसे ए और बी बिंदु है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ओ है, तो ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। आखिर ये टर्म आता कहाँ से? नहीं, इन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आखिर ये टर्म आखिर आता कैसे है, बनता कैसे है। हमने चीज़ों को रट्टा मार के तो रखे हुए हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये x1 और x2 का टर्म आता कहाँ से। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, नहीं जिसको हम ये वाला टर्म हमारा x एक्सिस होता है, इसको हम x अक्ष कहते हैं, तो इसे हम x डैश कहते हैं। ऊपर वाला हमारा y अक्ष हो गया और नीचे वाला हमारा y डैश अक्ष हो गया। कोई दिक्कत? ये समझने में कोई दिक्कत नहीं सर, ये समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब देखिए कई बार हम लोगों ने पढ़ चुका है कि दो अक्षों के कटान बिंदु को यानी x एक्सिस और y एक्सिस के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक कितना होता है सर? सर 0,0 होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है सर ऑब्जेक्टिव के रूप में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं सर कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। एक्स एक्सिस को हम भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक टर्म और याद रखिएगा आप लोग कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है? वाई निर्देशांक 0 होता है, जबकि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है। ये याद करने वाली बात है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में ये हमारा प्रथम क्वाड्रेंट हो गया, प्रथम पाद जिसको कहते हैं। अगर हम पहले क्वाड्रेंट में कोई बिंदु ए और बी लेते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर हमारा बिंदु ए यहाँ है, ठीक, एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु हमारा ये है, इस बिंदु का नाम अगर हम रख देते हैं कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ए और बी बिंदु के बीच कुछ ना कुछ तो दूरी है कि नहीं है? देखिए तो बिंदु ए और बिंदु बी, हाँ सर है दूरी। ये कितना दूरी है? देखिए हम इस रेखा को मिला दिए तो ये ए और बी के डिस्टेंस ये मिल गया, ये रेखा मिल गया, तो ए और बी के बीच दूरी है, हो गया। अब देखिए बिंदु ए और बिंदु बी, हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है? क्या नहीं दिया गया है। हम मान लेते हैं कि बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1, y1 है। क्या है? x1, y1। जबकि बिंदु बी का कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया गया है। जब ये नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं बिंदु बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों बिंदुओं के बीच में अगर हम मिड पॉइंट की बात करेंगे, ए और बी के मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कहीं ना कहीं ओ बिंदु, मान लीजिए कि ओ बिंदु हमारे ए और बी के मिड पॉइंट होगा, जो बिंदु ओ जो है ए की रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है ओ बिंदु पर। अब देखिए जब ये दो बिंदु पर बांटती है और इसी बिंदु को हम मध्य बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक हमें पता करना है। नहीं, इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x, y। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान दो, अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर देते, ठीक है, x1, y1 इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बिंदु ए से अगर एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं x एक्सिस पर, तो एक पॉइंट हमें ये मिलेगा, हाँ मिलेगा।
फिर बिंदु O से परपेंडिकुलर अगर हम लंब डालते हैं एक्स एक्सिस पर डालते हैं तो एक पॉइंट हमें ये मिलेगा। फिर बिंदु B से अगर एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं हम, एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो एक पॉइंट हमें ये मिलेगा। 3 अलग अलग पॉइंट मिल रहा है, तीनों अलग अलग पॉइंट के हम अलग अलग नाम रख देंगे। इससे पहले हम देखिए बिंदु A से एक हम लंब डाल देते हैं ये वाले रेखा पर, जो एक्स एक्सिस पर अभी हम लंब डाले थे, इस पर डालेंगे तो ये पॉइंट हमें ये मिलेगा। O बिंदु से अगर स्टार्ट करके डालते हैं तो ये बिंदु हमारा ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सारे पॉइंट को जो हमने परपेंडिकुलर डाल के और बिंदु को फाइंड आउट किया है, इस सब का नामकरण कर लेते हैं। देखिए तो इसका नाम हो गया A B, इसका नाम मान लीजिए कि हम यहाँ पे P कर लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम मान लीजिए O, इसका N कर लेते हैं, और इसका नाम कर लो R P Q R S, इसका नाम T। आपको जो इच्छा करें आप ये डाल सकते हैं, नो डाउट। आप ये नाम रखना है तो आपको जैसे इच्छा करें आप वैसे रख सकते हैं। अब देखिए जब हम इसमें नाम रख दिए तो बिंदु A से एक्स एक्सिस पर जो लंब डाले तो ये AR लंब हो जाएगा। फिर यहाँ से बिंदु O से एक्स एक्सिस पर लंब डाले तो O और S लंब हो जाएगा। फिर इस तरह से B और T लंब हो जाएगा। फिर बिंदु A से O और S पर एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो ये AP लंब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लंब होगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा सर? 90 डिग्री का। फिर यहाँ से O और N लंब होगा जो किस पर? B और T पर लंब डाला गया है, और ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए एक चीज कि यहाँ पे कि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, नहीं एक त्रिभुज बन रहा है A O और P, और एक त्रिभुज बन रहा है O B और N बन रहा है। तो दोनों समरूप त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि समरूपता के नियम से यहाँ भी 90 यहाँ भी 90 की एक त्रिभुज की दो भुजाएं 90-90 का बना रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है हमारा समरूप त्रिभुज है। तो इसमें कौन कौन त्रिभुज बन रहा है आप ध्यान दीजिए। इसमें बन रहा है त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज हमारा A O और P, नहीं ये समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज O B और N एक समरूप त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है सर? एक समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। जब ये समरूप त्रिभुज है तो इसमें देखिए 2 एंगल बराबर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल कोण P जो है ये बराबर है कोण N के, और ये दोनों कितना डिग्री का कोण बना रहा है सर? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का। इसे हम कह सकते हैं A समरूपता के अनुसार, नहीं समरूपता के अनुसार, नहीं A समरूपता के अनुसार ये एंगल P और एंगल N 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब एंगल P और एंगल N 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसमें एक चीज आप हमें गौर कीजिए कि A और P जो भुजा है, यह भुजा कहीं ना कहीं O और N भुजा के बराबर होगा। हाँ सर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा A और P भुजा है यह भुजा बराबर होगा O और N भुजा के बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह से O और P भुजा जो है B और N भुजा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं O और P भुजा जो है B और N भुजा के बराबर होगा। हाँ होगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। अब जब ये समरूप त्रिभुज है, इसमें आप हमें बताइए कि आपको A और P का मान पता है क्या? A और P का मान? सर A और P का मान नहीं पता है। क्या आपको O और N का मान पता है क्या? नहीं पता है। क्या आपको O और P का मान पता है क्या? नहीं पता है। क्या आपको B और N का मान पता है क्या? B और N का मान पता है क्या? नहीं पता है। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, आखिर इसका मान आएगा कितना। जब यह मान आ जाएगा तो सारे वैल्यू को हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे? ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे A और P के मान को निकालेंगे। A और P डिस्टेंस हमारा इतना सा है ना। एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ये भुजा की लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? x1 लंबाई है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट वाला। फिर यहाँ से स्टार्ट करके गया है यह बिंदु, और बिंदु P वाले लकीर तक यहाँ तक जब आया है तो ये दूरी कितना है? x है। टोटल दूरी कितना है? x है। यानी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक बिंदु S तक टोटल दूरी हमारा x है। इस x में से अगर हम x1 वाले दूरी को हटा लेते हैं तो क्या A और P की दूरी नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। ये दूरी कितना हो जाएगा? टोटल दूरी हमारा कितना है? A और P में टोटल दूरी हमारा x है,
x में से कौन घटेगा, x1 घटेगा। तो x में से x1 को घटा लेंगे तो हमें a और p के वैल्यू निकल जाएगा, जो कि हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। नहीं, सेम इसी तरह से o और n की दूरी की बात करते हैं। O और n के डिस्टेंस देखिए, तो O और n में x एक्सिस का कितना है, x2 है। और टोटल दूरी जहां से स्टार्ट हुआ लो और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक टोटल दूरी कितना है, x2 है। और टोटल दूरी x2 है और इस x2 में से टोटल दूरी में से यहाँ से स्टार्ट यानी मूल बिंदु से स्टार्ट करके s तक के दूरी को हम घटा लेते हैं, तो क्या ये O और n की दूरी नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। तो टोटल दूरी हमारा क्या है, x2 में से कौन दूरी घटाना पड़ेगा, तो x वाले दूरी को घटाना पड़ेगा, इतना दूरी घटाना पड़ेगा। x2 में से x को हम घटा लेंगे तो हमें दूरी किसका निकल जाएगा, O और n का निकल जाएगा, जो कि हम बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आप समझ भी पा रहे होंगे। तो हमें O और n की दूरी कितना निकल गया, x2 घटा x निकल गया। अब ध्यान दीजिए, O और P की बात करेंगे तो O और P देखिए कहाँ है, ये रहा O और P। इतना ही दूरी हमें निकालना है। इतना दूरी निकालने के लिए अब A और R का दूरी देखिए, तो A और R का दूरी ये दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। A और R का डिस्टेंस कितना है, A और R का डिस्टेंस हमारा y1 है। देखिए, तो A और R का डिस्टेंस हमारा y1 है। तो A R का डिस्टेंस y1 है, तो P और S का डिस्टेंस भी तो y1 होगा। ये दोनों सिमिलर है, बराबर है। ये इतना R1, इतना हमारा y1, इतना हमारा y1 है, ये भी हमारा y1। और टोटल डिस्टेंस O और S की बात करेंगे। इसमें O और S की डिस्टेंस कितना है सर, O और S की डिस्टेंस y है। यहाँ से O से स्टार्ट हुआ और S तक आया, तो ये डिस्टेंस हमारा टोटल y डिस्टेंस है। तो ये जो हमारा y डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे O और P की डिस्टेंस निकालने के लिए हम बात करेंगे। O और P के डिस्टेंस की बात करेंगे, तो O और P के डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस में से P और S के डिस्टेंस घटा लेंगे तो हमें O और P का डिस्टेंस नहीं निकलेगा क्या, हाँ सर निकल सकता है। ध्यान दीजिए, O और P टोटल डिस्टेंस कितना है, y, और इसमें से घटेगा कौन, y1 डिस्टेंस घटेगा। तो y1 को घटा लिए तो O और P के डिस्टेंस हमें निकल के आया y माइनस y1। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर हमारा आगे कह रहा है B और N के डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो B और N के डिस्टेंस हम पता करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, B से लेके और यहाँ T तक डिस्टेंस हमारा y2 है। क्या है, y2 है। यानी कहने का मतलब B से लेकर T तक का डिस्टेंस हमारा y2 है। इस डिस्टेंस में से अगर हम यहाँ तक वाले डिस्टेंस को घटा लेते हैं तो यहाँ तक डिस्टेंस हमारा क्या है, y है। यहाँ से N से T तक डिस्टेंस कितना है, y है। तो टोटल डिस्टेंस में से अगर हम y डिस्टेंस को घटा लेते हैं तो क्या हमें B और N का डिस्टेंस नहीं बचेगा, हाँ सर यही बचेगा। तो हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा y2 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा सर, y2 में से हमें y घटाना पड़ेगा। और ये घटा लिए तो सारे जो AP, ON, PN और BN का जो दूरी है, यह दूरी हमें मिल गया। अब देखिए इन दूरियों को हम यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए A और P, AP हम कितना निकाले हैं सर, AP हम निकाले हैं x माइनस x1 बराबर O और N कितना निकाले हैं, x2 माइनस x निकाले हैं। डालिए, इसमें डालिए आप O और P। देखिए OP हमारा कितना है, O और P हम कितना निकाले हैं, y माइनस y1, जबकि B और N हम कितना निकाले हैं, y2 माइनस y निकाले हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चीज़ों को बारीकी से हम आगे की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें बताइए आप, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ बराबर को उस पर जो दाईं तरफ है हमारा, इस दाईं तरफ में x माइनस में है। अगर दाईं तरफ से बाईं तरफ लेके आएंगे x को, तो ये x कहीं ना कहीं प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उस पार से इस पार आने में संख्याएं का चिन्ह बदलता है। बराबर देखो यहाँ पे x2 है और ये x1 बराबर के बाईं तरफ है, जो दाईं तरफ जब हम भेजेंगे ये माइनस में है, तो ये बेचारा x1 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक x और एक x मिलके 2x बराबर x2 प्लस x1। तो x बराबर हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं x1 प्लस x2, और ये 2 यहाँ पे गुना में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो यह 2 भाग में चल जाएगा। और कितना स्टूडेंट सोचेगा सर पहले तो x2 था, अब पहले x1 काहे लिख दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप पहले x1 लिखिए चाहे x2 लिखिए, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x बराबर कोऑर्डिनेट हमें निकल के आया
नहीं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकल के आया x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, और जब हम इसको हल करेंगे तो y1 प्लस y2 बट्टा 2 आएगा। और ये कैसे आएगा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये y हो गया, ये माइनस y है बराबर के इस पार आया तो प्लस y हो जाएगा। यहाँ से ये y2 है, ये माइनस y1 है बराबर के उस पार गया तो प्लस y1 होगा। ये इधर का चीज़ों को वैल्यू है। अब देखिए y मिलके यहाँ से 2y, और ये इसको हम y1 प्लस y2 आसानी से लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या हुआ, y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब देखिए हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला y बराबर क्या निकल के आया, y1 प्लस y2 बट्टा 2, जबकि x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। इन्हीं चीज़ों को हम लिखते हैं a और b के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर। हम फॉर्मूला इन्हीं को बना के लिखते हैं a और b, इसमें लगा दीजिए बिंदु, ठीक है। बिंदु a और b के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर। फॉर्मूला क्या मिला हमें, तो सर फॉर्मूला मिला x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूला को प्रूव करना था, जो कि हम आसानी से प्रूव कर पा रहे हैं। नहीं, प्रूव कर लिए ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। नो डाउट इसमें कुछ था नहीं, बस सिर्फ वैल्यू को निकालना था और इस पर बैठा देना था, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ताकि अगले वीडियो में इसका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री का, जो कि हमारा 7वां चैप्टर है क्लास 10th का। उसको इसमें अब एक क्वेश्चन को हम बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। और आप लोग जुड़िए हमसे, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन नहीं सब दोस्त में अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और जुड़ने के बाद अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, अपने मम्मी पापा का नाम ऊँचा करे, 400 प्लस ले आए बच्चा। ये हमारा सोच है कि ताकि सारा स्टूडेंट 400 प्लस में जाए। तो आप हमसे जुड़िए और चीज़ों को आसानी से, एकदम आसानी भाषाओं में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।